नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो अपन ने पार्ट सेकंड में जितना पढ़ा दिया था उससे नेक्स्ट ले रहे हैं, और ये हमारा है पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम जो हमारा टॉपिक रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो रहेगा उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण। संयोजक यौगिकों का यानी उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, वो मैटर हम यहाँ पर देखते हैं। तो सामान्यतः देखो, उपसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो द्विक लवण या जारक जो यौगिक होते हैं उन्हीं के समान बनाए जाते हैं। यानी जिस प्रकार से अपन ने जारक यौगिक में द्विक लवणों को बनाया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण भी पढ़ते हैं। केवल इनमें डिफरेंट इतना सा था कि जो द्विक लवण थे वो समान ऋणायन युक्त दो साधारण जो लवण होते हैं उनके सममोलर अनुपात से बनते हैं, जबकि यहाँ पर समान ऋणायन युक्त जो साधारण लवण होते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है और उनके सममोलर अनुपात की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो द्विक लवण को अपन ने जिस प्रकार से बनाया है उसी प्रकार से अपन उपसंयोजक यौगिकों की बनने की क्रिया भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अपन सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों को द्विक लवणों के समान ही बनाया जाता है, द्विक लवणों के समान ही बनाया जाता है। ठीक है, अंतर केवल इतना सा है कि द्विक लवणों के निर्माण में अपन ने दो साधारण लवण लिए थे तो उनमें उभयनिष्ठ ऋणायन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हमें दो साधारण लवणों की आवश्यकता नहीं होती है कि जिनमें ऋणायन उभयनिष्ठ हो। जैसे देखो, यहाँ पर अपन लेते हैं ये हमारे पास दो बीकर हैं और इन दोनों बीकरों में अपन ने अलग अलग जो साधारण लवण हैं उनके विलयन बना रखे हैं। एक में तो अपन ने बना दिया KCl का जलीय विलयन बना लिया और एक में हमारे पास फेरस साइनाइड का जलीय विलयन। ठीक है, यानी कि ये दोनों का जलीय विलयन क्या है, अलग अलग है, प्रारंभ है। जब अपन इन दोनों के जलीय विलयन को एक बड़े पात्र में मिला लेते हैं, अब इस बड़े पात्र में इन दोनों का क्या है, मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। इस मिश्रण में KCl प्लस FeCl का फॉर्मूला, दोनों का क्या है, ये जलीय विलयन है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, यानी दोनों का सॉल्यूशन है। जब इस सॉल्यूशन को अब हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, और इसको गर्म भी हम इतना करते हैं कि ये शुष्क हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे शुष्क होने तक गर्म करते हैं। अब शुष्क होने तक जब इसे गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित जो जल की मात्रा है वो वाष्पित होकर क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और फिर हमें एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बनता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। वो जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वो हमें किस रूप में प्राप्त होगा, उपसहसंयोजक
संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक के रूप में, और जटिल यौगिक के रूप में जो हमें उपसंयोजक यौगिक मिलेगा उस यौगिक का जो अणुसूत्र होगा वो अणुसूत्र होगा यहाँ पर K फॉर FeCl का होल 6, K फॉर FeCl का होल 6। ये जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है इसका अणुसूत्र होगा K फॉर FeCl का होल 6। तो यहाँ पर देखो कि सभी क्रिया को यदि अपन संतुलित करते हैं तो संतुलित के तौर पर लिख सकते हैं फॉर KCl का जलीय विलयन प्लस FeCl का होल का जलीय विलयन। इसे हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, और गर्म करेंगे तो इतना गर्म करेंगे कि ये शुष्क होकर के क्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर बनेगा K और FeCl का होल 6 जो कि हमारा संकुल यौगिक के उपसंयोजक यौगिक है। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया हमारे पास। अब इस पहले एग्जांपल में देखो ये जो हमारे पास संकुल यौगिक बना है, इस संकुल यौगिक को यदि अपन जल में घोल लेते हैं, यानी इसका क्या कर रहे हैं, जलीय विलयन बना है, इसका जलीय विलयन यदि बनाया जाता है तो इसके जलीय विलयन में केवल 2 आयन होते हैं, केवल 2 आयन बनते हैं। और वो दोनों आयन जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है 4K प्लस और दूसरा होता है यहाँ पर FeCl का होल 6 और माइनस। यानी एक तो बनता है साधारण धनायन, साधारण धनायन, और ये बनेगा हमारे पास संकुल ऋणायन, संकुल ऋणायन बनता है। अब जो इसका जो जलीय विलयन है उस जलीय विलयन में ये दोनों आयन उपस्थित रहते हैं। जब इसके जलीय विलयन से अपन K+ का टेस्ट करते हैं तो K+ का टेस्ट तो इसका जलीय विलयन दे देता है, लेकिन यदि इसके जलीय विलयन से अपन Fe2+ का टेस्ट करते हैं तो इसका जलीय विलयन Fe2+ का टेस्ट नहीं देता। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे Fe2+ का परीक्षण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता है उसका कारण क्या रहेगा, यहाँ पर उसका कारण ये रहेगा कि जो Fe है ये संकुल ऋणायन के रूप में संकुल को सामान्यतः अपन जटिल बोलते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाने के कारण इस उपसंयोजक यौगिक के जलीय विलयन से अपन Fe2+ का परीक्षण नहीं कर पाते। इसके बाद देखो यहाँ पर अपन नेक्स्ट एग्जांपल और दे सकते हैं। जैसे एक लिया अपन ने
NaCl2 का जलीय विलयन। NaCl2 का जलीय विलयन ये प्रारंभ में हरा विलयन होता है। जब इस विलयन में अपन लीकर अमोनिया मिला देते हैं तो लीकर अमोनिया मिलाने पर इसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर ये शुष्क हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो संकुल बनता है वो बनता है NaCl का Cl2। ये उपसहसंयोजक यौगिक बनता है। उपसहसंयोजक यौगिक है। अब जब हम इस उपसहसंयोजक यौगिक का जलीय विलयन बनाते हैं NaCl का Cl2, इसका जब हम क्या करते हैं जलीय विलयन बनाते हैं तो इसके जलीय विलयन में दो आयन उपस्थित रहते हैं। एक रहेगा NaCl का (2+) और एक रहेगा 2Cl-। तो यहाँ पर ये जो बनता है संकुल आयन ये होता है संकुल ऋणायन के रूप में और ये होता है साधारण कुशल संकुल धनायन के रूप में और ये बनता है हमारे पास साधारण ऋणायन के। जलीय विलयन में ये दोनों आयन उपस्थित रहते हैं। अब जब इसके जलीय विलयन से हम Cl- का टेस्ट करते हैं तो Cl- का परीक्षण तो इसका जलीय विलयन दे देता है, लेकिन यदि इसी के जलीय विलयन से अपन Na2+ का टेस्ट करें तो इसका जलीय विलयन जो होता है Na2+ का टेस्ट नहीं देता है। Na2+ का परीक्षण नहीं देता है। क्यों नहीं देता है उसका रीजन हम जानते हैं, क्योंकि जो Na है वो इसके जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से हमें प्राप्त नहीं होता है। वो केवल किसके रूप में रहता है? संकुल आयन के रूप में, यानी जुड़ा हुआ रहता है। वो हमें स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसका जो जलीय विलयन है जो हमें Na2+ का परीक्षण नहीं देगा। इस प्रकार से देखो अपन ने जो पहला एग्जांपल लिया था उस पहले एग्जांपल में हमारे पास K+ और FeCl का (6) और माइनस, ये तो था हमारे पास संकुल ऋणायन और ये था हमारे पास साधारण धनायन। ठीक है, और यहां से हमें प्राप्त हुआ संकुल धनायन और साधारण ऋणायन। तो इसी प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे होते हैं जिनका जलीय विलयन यदि बनाया जाता है तो उसके जलीय विलयन में संकुल ही धनायन होता है और संकुल ही ऋणायन होता है। अर्थात ऐसे उपसहसंयोजक यौगिकों के विलयन से हम धातु आयन का परीक्षण नहीं कर पाते हैं। वो देखिए उसके लिए अपन यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। NaCl का (6) CrCl का (6), ये हमारे पास एक उपसहसंयोजक क्या है? यौगिक है। इस उपसहसंयोजक यौगिक का हम जब जलीय विलयन बनाते हैं तो उस जलीय विलयन में हमें दो आयन प्राप्त होते हैं, CO NH3 का (6) 3+ प्लस CrCl का (6) 3 माइनस, यानी
एक तो हमारे पास संकुल धनायन और एक बन रहा है हमारे पास संकुल ऋणायन। अब इसके जलीय विलयन से न तो हम CO2O3+ का टेस्ट कर सकते हैं, न Cr3+ का टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉट में इसके जलीय विलयन से, इसके जलीय विलयन से कोबाल्ट 3+ में क्रोमियम 3+ आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता उसका आप लोगों को पता है, क्योंकि कोबाल्ट और क्रोमियम जो है वो संकुल आयन के रूप में होते हैं, यानी उपसह संयोजक जो ये हमारे पास उदासीन अणु है इनसे उपसह संयोजक बनने के द्वारा ये जुड़े हुए होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में हमें प्राप्त नहीं होते हैं। केवल यहाँ पर अपन संकुल धनायन और संकुल ऋणायन का ही टेस्ट कर सकते हैं, केंद्रीय धातु आयन का हम यहाँ पर परीक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इन संकुल ऋणायन या जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें केंद्रीय धातु आयन और परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है, जो आयन होते हैं, इनके मध्य उपसह संयोजक बंध उपस्थित होता है, उपसह संयोजक बंध उपस्थित होता है, इसलिए इन यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम संकुल यौगिक या संकुल आयनों में केंद्रीय धातु या धातु आयन से जुड़े हुए एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणुओं का समूह उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। इसलिए इन संकुल यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक यौगिक कहते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु आयन और केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए ये परमाणु या परमाणुओं का जो समूह है, जो आयनों का जो समूह है, इनके मध्य में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। तो उपसह संयोजक बंध की उपस्थिति के कारण इन यौगिकों को हम सामान्यतः क्या कह देते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं इनमें केंद्रीय धातु या धातु आयन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेने का कार्य करता है, इसलिए ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है।
और ये जो परमाणु वह परमाणुओं का जो समूह है जो इलेक्ट्रॉन युक्त देने का कार्य करता है, ये यहाँ पर लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो इसे भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। संयोजक यौगिक को भी केंद्रीय धातु या धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इसलिए यह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जबकि धातु से जुड़े परमाणु या अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इसलिए इन्हें लुईस क्षार कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म देने के कारण ये लुईस क्षार के भांति व्यवहार करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो फैक्ट है ये अत्यधिक इम्पोर्टेंट रहता है कंपटीशन की दृष्टि से भी, कि केंद्रीय जो धातु आयन है उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, और केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए परमाणु या आयन या आयनों का समूह या परमाणुओं का जो समूह होता है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहता है वो टॉपिक रहता है कि संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ शब्दों की परिभाषा, शब्दावली, यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके बारे में हमको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। संकुल यौगिकों से संबंधित शब्दावली, संकुल यौगिकों से संबंधित शब्दावली, यानी ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक तो है समन्वय मंडल है, दूसरा है यहाँ पर केंद्रीय धातु या धातु आयन, और तीसरा है यहाँ पर लिगेंड। अब देखो बात करते हैं अपन समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल को अपन इस प्रकार
से समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई उपसहसंयोजक यौगिक का अणुसूत्र है, K फॉर FeCN का होल 6, K फॉर FeCN का होल 6। इस उपसहसंयोजक यौगिक में जो ये सूत्र होता है K फॉर FeCN का होल 6, जो बड़ा कोष्टक, जो वर्गाकार जो कोष्टक है, ये वर्गाकार जो कोष्टक है, इस वर्गाकार कोष्टक के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं ये सभी समन्वय मंडल का भाग मानी जाता है। तो ये जो हमारे पास है पूरा मंडल, ये है हमारा समन्वय मंडल। इस वर्गाकार कोष्टक के अंदर जो भी है ये कहलाएगा समन्वय मंडल। अब देखो यहाँ पर जो समन्वय मंडल है, इस समन्वय मंडल के भी 3 भाग होते हैं। एक तो इसमें पाया जाता है केंद्रीय धातु, दूसरा ये जो छोटा कोष्टक है इसके अंदर जो ये उपस्थित होते हैं परमाणु या परमाणु का जो समूह होता है, इसको बोलते हैं अपन लिगेंड। और ये छोटे कोष्टक के बाहर जो संख्या लिखी हुई होती है ये कहलाती है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या भी कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। और ये इस कोष्टक के बाहर जो ये राशि होती है ये आयनिक स्पीशीज के रूप में रहती है, इसलिए इसको अपन आयनिक स्पीशीज बोलते हैं, आयनिक स्पीशीज या साधारण आयन। इसी तरीके से देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि Cu NH3 का होल फॉर SO4। अब यहाँ पर जो ये है हमारे पास समन्वय मंडल, ये पूरा इस वर्गाकार कोष्टक के अंदर, ये वर्गाकार कोष्टक वाली जो स्पीशीज होती है ये कहलाती है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल कहलाती है। और इस समन्वय मंडल के अंदर यहाँ पर देखो एक तो रहेगा केंद्रीय धातु या धातु आयन, और दूसरा रहेगा यहाँ पर लिगेंड या परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह। और ये जो संख्या है ये संख्या कहलाएगी समन्वय संख्या यानी उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या। ये जो समन्वय संख्या है ये सामान्यतः ये दर्शाती है कि ये लिगेंड परमाणु परमाणुओं के समूह के द्वारा इस केंद्रीय धातु से कितने उपसहसंयोजक बंध बनाए जा रहे हैं, यानी ये उपसहसंयोजक बंधों की संख्या के रूप में भी काउंट की जाती है या मानते भी इसको उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक बंधों की संख्या ही है। तो उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है लिगेंड। अब लिगेंड जो है इस पारिभाषिक शब्द के द्वारा तो अपन यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन समन्वय मंडल के लिए अपन कह सकते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में वर्गाकार कोष्टक युक्त जो स्पीशीज होती है, उपसहसंयोजक यौगिकों में वर्गाकार कोष्टक युक्त जो स्पीशीज होती है उसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। उपसहसंयोजक यौगिकों के अणुसूत्र में वर्गाकार
कोष्ठक युक्त स्पीशीज समन्वय मंडल कहलाते हैं। समन्वय मंडल कहलाती है। तो आज के लिए हम साथियों इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा लिगेंड, यानी लिगेंड कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए आप लोग नाम पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।